Hello everyone, this is Manish. Welcome back to my YouTube channel Corpus Juris. Friends, in this video we are going to discuss about the topic of maintenance under Code of Criminal Procedure 1973. Basically, friends, maintenance topic all lies under section 125 to 128 under Code of Criminal Procedure. Section 125, the section 125 discuss our previous videos. In this video only discuss 126 to 128. If you are not watching this video 126 125, so visit our playlist and watch the full videos of the section 125, because section 125 deals the basic principle of the maintenance, such as the which person are unable to maintain wives, children and parents. So basic principle of the maintenance are in section 125. Friends, we are discuss about the basic procedure related to section 126 and 127 and 128. If you are new viewers our channels, so please subscribe, like and comment and share your friends these videos. Okay, so let's start these videos. What is the basically 126, 127, 128 deals under maintenance. 126 deals the only procedure, but 127 and 128 deals the allowance and enforcement of the maintenance. So वन बाई वन जो है हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम 126 को देखते हैं. ठीक है, 126 से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सेक्शन 125 क्या कहता है. 125 ये कहता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस of wives, children and parents. If any persons having sufficient means of neglects or refuses maintenance, such as the wife, children and parents, तो ऐसे में जो है क्या होता है कि मान लीजिए सेक्शन 125 में क्या होता है कि ये बताता है कि कौन कौन सा व्यक्ति जो है जिसके भरण पोषण के लिए जो है कोर्ट के द्वारा जो है आदेशित किया जा सकता है. तो इसमें सबसे पहला जो है, अगर जो है यहाँ पे है, अगर वाइफ जो है अनेबल हो अपनी भरण पोषण करने के लिए. दूसरा नंबर, अगर जो है चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन अनेबल हो अपने भरण पोषण करने के लिए, या पेरेंट जो है, पेरेंट्स अनेबल हो अपने भरण पोषण करने के लिए. तो ऐसे तीन कंडीशन, तीन लोगों पे जो है, तो ऐसे व्यक्ति को, यानी कि अगर वाइफ अनेबल है तो उसके हस्बैंड को, ठीक है, चिल्ड्रेन अनेबल है तो उसके फादर को, और अगर पेरेंट्स अनेबल हो तो उसके सन का ये कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है कि जो है वो उनका भरण पोषण करें. तो बेसिक जो है सेक्शन 125 यही बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है, जो अनेबल हैं मेंटेनेंस के लिए. तो इन व्यक्तियों को जो है क्या होगा, कोर्ट के द्वारा जो है ऐसे व्यक्ति को जो है मेंटेनेंस पाने के लिए जो है हकदार बनाया जाएगा. ठीक है, यानी कि ये मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होंगे. तो ये हम सेक्शन 125 नहीं, हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 125 का जो है हमारा प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोडेड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं. आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे 126 के बारे में. तो 126 फ्रेंड्स ये केवल डील्स करता है प्रोसीजर से संबंधित कुछ चीज़ों को. अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है मेंटेनेंस के लिए, क्या जो कोर्ट जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करता है उसके बारे में. तो यहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग जो है वो जो भी होगा वो 125 को देखते हुए होगा. ठीक है, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया जा सके. यानी जो 125 का जो प्रोसीडिंग है वो किसी भी जो है कोर्ट में किया जा सकता है, उससे संबंधित वो बताया है. ठीक है, अगर मान लीजिए कि वाइफ जो है क्लेम करती है, सपोज दैट करिए, यानी कि अगर वाइफ जो है क्या करती है, दावा करती है, तो वो जो क्लेम है, या अगर चिल्ड्रंस क्लेम करता है या जो है पेरेंट्स क्लेम करता है अंडर सेक्शन 125 मेंटेनेंस का. ठीक है, तो वो दावा जो है कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किन किन जगहों पे. तो याद रखिएगा जो पहला है सेक्शन 126 का 1A, ये क्या कहता है, वेयर ही इज. ठीक है, वेयर ही इज मतलब जहाँ वह है. ये समझिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अगर मेंटेनेंस का वाद लाना है, दावा करना है, क्लेम करना है, चाहे वो वाइफ कर रही हो, चाहे चिल्ड्रंस कर रहा हो, या
पेरेंट्स कर रहा हो, यानी कि सेक्शन 125 का जो क्लेम है, ठीक है, वह कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उससे संबंधित जो है प्रोसीजर जो है 126 में बताया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो है ये कह रहा है कि वेयर ही इज़, यानी कि जहाँ पर वह है, ठीक है, वहाँ यानी कि जहाँ पे वो निवास कर रहा है वहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, यानी कि वहाँ जहाँ पर जो है उसकी पत्नी निवास करती है वहाँ भी क्लेम किया जा सकता है। और तीसरा नंबर ये है वेयर ही लास्ट रिजाइड्स विथ हिज वाइफ और एज द काज मे बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि ऐसे में कि जहाँ पर जो है लास्ट बार, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है लास्ट साइड्स, यानी कि वो जहाँ अंतिम बार जो अपनी पत्नी के साथ या जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी जो अधर्मज संतान है, ठीक है, कि माता के साथ जो वो, यानी कि उसकी मदर के साथ जो वो क्या किया, वहाँ पे रिसाइड किया है, वहाँ पे निवास किया है। तो जो यहाँ पे जो 3 कंडीशन बताए गए हैं, इन जगहों पे जो है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए यदि जो है पत्नी को क्लेम करना है, सपोज दैट के लिए, ठीक है, तो ये है कि क्लेम वेयर इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जो क्लेम है वो कहाँ पे जो है संस्थित किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगर वाइफ जो मान लीजिए क्लेम कर रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए वाइफ क्लेम कर रही है तो नीचे इन जगहों पे जो वो संस्थित कर सकती है बात को। पहला वेयर हस्बैंड लिव्स, यानी कि जहाँ पे जो उसका जो पति है वो क्या कर रहा है, रह रहा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा समझिए वेयर हस्बैंड रिजाइड्स, ठीक है, वेयर हस्बैंड रिजाइड्स, ठीक है। और तीसरा नंबर जहाँ पे वाइफ रिजाइड्स कर रही हो, जहाँ पे, यानी कि पहला नंबर है जहाँ पे उसका पति रहता था, ठीक है, और इस समय जहाँ निवास करता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जहाँ पे उसकी पत्नी क्या करती है, रहती है। और चौथा नंबर ये पॉइंट है वेयर दे बोथ लास्ट रिजाइड टुगेदर, ये समझिएगा, जहाँ पे लास्ट में जो है वो क्या कर रहे थे, वो जो है निवास करते थे, यानी एक साथ निवास किए हैं। ये 4 ग्राउंड जो है यहाँ पे हमने बताया है कि इन जगहों पे जो है वो वाइफ जो है उस क्लेम को इंस्टीट्यूट कर सकती है। ठीक है, अब पेरेंट्स की बात है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स इंस्टीट्यूटेड सूट वेयर चिल्ड्रंस आर रिसाइड्स, यानी कि जहाँ पर जो है वो जो उसका बच्चा रह रहा है वहाँ पे जो है वो केवल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल द एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द प्लीडर एंड शैल बी मैनर प्रिस्क्राइब द समन केसेस। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो कार्यवाही है उसमें जो साक्ष्य है ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में या उसकी गैरहाजिरी में यदि कोई प्लीडर है तो प्लीडर की उपस्थिति में जो है क्या किया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा या समन के लिए जो उसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट इज satisfied that the person against whom are the payment maintenance proposed to be the made willfully abandoned, मतलब कहने का मतलब ये है कि if husband does not attend, यानी कि यदि जो है उसका हस्बैंड जो अटेंड नहीं है यानी कि उपस्थित नहीं है तो एक्स पार्टी कैन बी सेट असाइड इफ कम्स विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट, यानी कि जो अगर क्या होता है ये एक पक्षी, ये समझिए ये देखिए एक्स पार्टी जिसे कहते हैं एक पक्षी निर्णय, यानी कि मान लीजिए जो वो जिसके खिलाफ किया गया है, हाँ, यदि हस्बैंड जो उपस्थित नहीं हो रहा है और कब तक नहीं हो रहा है, फ्रॉम डे आफ्टर द डेट ऑफ 3 months, यानी कि जिस डेट को वो उसके खिलाफ समन भेजा गया है यदि वो या उसके ओर से कोई प्लीडर उपस्थित नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो है जिस पार्टी ने जो है क्लेम किया है यानी कि उसकी वाइफ के खिलाफ जो है एक्स पार्टी जो है जो डिसीजन है वो दे दिया जाएगा। सो सफिशिएंट कॉज, यानी कि जिस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे 3 month लिखा भी है, देयर आर सब्जेक्ट सच टाइम्स इंक्लूडिंग अदर टू पेमेंट द कॉस्ट अप टू द अपोजिट पार्टी द मजिस्ट्रेट मे बी द थिंग जस्ट एंड प्रॉपर। ठीक है, जो अगर ठीक लगे उसको जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको।
उसके बाद जो यहाँ पे देखिए सेक्शन सेक्शन 126 क्लास 3 जो छूट गया है, तो हमने यहाँ पे बता देते हैं कि जो सेक्शन 126 का क्लास 3 कहता है वो ये कहता है कि जो 125 के जो भी टाइम जो है एप्लीकेशंस का आवेदन किया गया है जो कार्यवाही का, वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी याद रखिएगा, जितने भी खर्चे आएंगे, ठीक है, जितने भी खर्चे आएंगे वाइफ यानी कि जितना खर्चा बेयर कर रही है वो सारे खर्चे जो है कौन देगा, तो जो भी न्याय संगत होगा न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति के पे लगाएगा वो खर्चे का भार और वो व्यक्ति जो उसको भरेगा। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो सेक्शन 127 के बारे में। सेक्शन 127 क्या करता है, ठीक है, इसका जिस जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली बहुत बड़ा सा सेक्शन है ये। तो इसका जो कहने का मतलब ये कि ये अल्टरेशन इन अलाउंस की बात कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भत्ता होता है, जो अलाउंस होता है, जितना अमाउंट निर्धारित किया गया ऐसे हस्बैंड को वाइफ को देने के लिए, या ऐसे सन को अपने पेरेंट्स को देने के लिए, ऐसे फादर को जो अपने सन के देने के लिए, यानी 3 जो कैटेगरी हमने बताए हैं जो भी डिसाइड किया गया है उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि क्या उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि याद रखिएगा जो अलाउंस है उसमें अल्टरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या किसी कंडीशन में जो पहले डिसाइड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है, या अगर अमाउंट है जो मान लीजिए अगर 10,000 का अमाउंट निर्धारित किया गया है मेंटेनेंस का, तो क्या उसे 5,000 किया जा सकता है, या 10,000 की जगह पे 15,000 20,000 किया जा सकता है। यानी कि परिवर्तन की बात इस सेक्शन में करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो है मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो निम्नलिखित कंडीशन में यदि कोई महिला है उसको भरण पोषण की दी गई है, मतलब भरण पोषण की डिग्री दी गई है, और वो तो वहाँ पे क्या होता है, महिला जो खुद है, याद रखिएगा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन प्रूफ ऑफ सर्कमस्टांसेस एनी पर्सन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द मंथली अलाउंस मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जा सकता है, यानी कोर्ट के द्वारा जो आदेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन बेसिकली सेक्शन 127 का क्लास 2 है, ये कहता है कि वेयर इट अपीयर टू मजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 शुड बी कैंसल्ड और वेरीड shall cancel the order or as the case may be the vary the same accordingly। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हम बता दे रहे हैं कि जो अगर कोई कंडीशन है, मान लीजिए कि तो कुछ कंडीशन यहाँ पे बेसिकली 127 का जो क्लास 3 है ना, ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन यहाँ से उठा दिया जाता है कि किस किस कंडीशन में जो है महिला जो है वो मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यही क्वेश्चन बनता है। या अगर सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से इसको जरूर लिंक करा करके क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो या इस पर यही समझना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे महिला जो है मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन 3 का ए है, यदि महिला जो है, जब कोई महिला, याद रखिए, द वुमेन्स हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ such divorce remarried cancel such order from the date of her marriages। ठीक है, remarriages यानी कि जब कोई डिवोर्स वाइफ जो है दोबारा शादी कर लेती है, याद रखिएगा, अगर मेंटेनेंस जो अगर पत्नी जो है डिवोर्स ले ली किसी पति से तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन तभी तक मिलेगा जब तक वो जो है रीमैरिज नहीं की गई। अगर रीमैरिज कर लेती है तो वहाँ पे जो राइट्स है मेंटेनेंस पाने का, टू गेटिंग द मेंटेनेंस जो है वहाँ पे समाप्त हो जाता है ऐसी महिला का। ठीक है, तो पहला पॉइंट से है कि कब समाप्त हो जाएगा, यदि महिला जो है क्या करे, दोबारा शादी कर ले डिवोर्स के बाद। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट इज रिसीव्ड वेदर द बिफोर or after the date of the said order to the whole of the sum which under may be customary or personal law applicable of the parties has a payable on such divorce cancel such order। ठीक है, क्या है कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि डिवोर्स जो वाइफ है किसी पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो है कोई अमाउंट ऑब्टेन कर लिया हो, याद रखिए ये जो दूसरा पॉइंट है, अगर जो डिवोर्स वाइफ है वो किसी भी व्यक्तिक कानून के अंतर्गत जो है, व्यक्तिक लॉ के अंतर्गत जो है कोई अमाउंट जो है ऑब्टेन कर लिया हो, तो ऐसे कंडीशन पे जो है यहाँ पे क्या होगा, वो जो है मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। ठीक है,
ये चीज़ समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें जो है हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है तीसरा नंबर, ठीक है, उसमें क्या है तीसरे नंबर में कि यहाँ पे क्या है कि जो डाइवोर्स वाइफ है, ठीक है, वो खुद ही सरेंडर कर सकती है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, या मुझे जो है मैं खुद अपना जो है भरण पोषण कर ले रही हूँ, यानी कि अपने राइट्स का खुद ही सरेंडर कर देना भी एक तरह से जो है वो महिला जो है मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये जो 3 कंडीशन बताए हैं हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सेक्शन अगर बात करें 127 का जो है, ये जो सेक्शन 127 का क्लास 4, इसमें ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए जो मेंटेनेंस है वो भरण पोषण जो दहेज या किसी ऐसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे देखिए मेकिंग एनी डिक्री द मेंटेनेंस डॉरी बाय एनी पर्सन हुम द, ठीक है, यानी कि ये जो दहेज या भरण पोषण जो दहेज के किसी ऐसे व्यक्ति के जो 125 के अधीन जो क्या है, जो मासिक भत्ता दिया जा रहा है, उसकी वसूली के लिए जो सिविल कोर्ट के द्वारा जो है वो सेक्शन 125 जो के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट के द्वारा जो है जो मान लीजिए डिक्री दिया गया है, उसकी राशि के गणना जो है उसके आदेश पर किया जाएगा। अगर वो उस व्यक्ति के द्वारा संदाय की जा चुकी है तो वो जो है नहीं की जा चुकी है, अगर नहीं की जा चुकी है तो उससे जो उस व्यक्ति से वसूल की जा सकती है या जो है वसूला जा सकता है, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 126 का वो है क्लॉज 3, कि ये 3 पॉइंट जो आपको ये से समझिए कि ये जो 3 क्लॉज नंबर 3 से समझिए कि 3 पॉइंट्स ही हैं जिसके अंतर्गत जो है वो महिला जो है क्या करेगी, वो महिला जो है अधिकारिणी नहीं होगी भरण पोषण पाने के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है भरण पोषण का ये भाग है, पार्ट है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 128 क्या डील करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेक्शन 128 जो है बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन सी अवस्था, मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि भरण पोषण जो होता है उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं या जो ऑर्डर है उसमें जो है अगर परिवर्तन की बात करें या तो उससे संबंधित है, यानी इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे समझिए। अगर भरण पोषण जो है या इंटरिम मेंटेनेंस है तो वहाँ पे जो भी खर्चे होते हैं उसके आदेश की जो प्रति होती है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है, केस में भी जैसा होगा शैल बी गिवन विदाउट द पेमेंट ऑफ द व्हिच फेवर इट मेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आदेश की जो ऑर्डर की एक प्रति होगी उस व्यक्ति को, यानी कि जिसके पक्ष में जो है ये ऑर्डर दिया गया उसको, और या तो उसके जो गार्जियन है, यदि वो बच्चा है माइनर है तो उसके गार्जियन को जो है दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में जो वो क्या होगा, वो जो है निःशुल्क दिया जाएगा। ये समझिए कि विदाउट मनी, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको जो है पैसा लेकर के दिया जाएगा, बिना मनी को जो है उसको पेड किया जाएगा जिसके विरुद्ध वो आदेश किया गया है। और जो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पक्षकारों के पहचान के बारे में जो है, यानी कि जैसी भी स्थिति हो, ठीक है, एक खर्चे की मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर जो वो क्या होगा, परिवर्तन, यानी कि जो खर्चा होगा उसको देने के लिए जो है इन्फोर्समेंट कराएगा। यानी कि बेसिकली जो है मेंटेनेंस के लिए जो यानी कि भरण पोषण के लिए जो ऑर्डर दिया गया है इस सेक्शन में जो है उसे क्या कराया जाएगा, इन्फोर्समेंट कराने की बात कही गई है। तो आई होप ये जो पॉइंट्स है ये सारी चीज़ फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। और तो हमारा जो ये पूरा मेंटेनेंस का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप जो है पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं या एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है यदि आप किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो सीआरपीसी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपका सिलेबस में है, तो वहाँ पे जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आओगा। थैंक यू वेरी मच।